गुड मॉर्निंग। मेरा नाम रवि शेखर है और हम लोग वर्क के बारे में डिस्कस करेंगे। जब भी वर्क के बारे में सोचते हैं तो दो फोर्स माइंड में आता है कि एक फोर्स कांस्टेंट है और दूसरा फोर्स वेरिएबल है। तो दोनों कंडीशन में वर्क डन का कैलकुलेशन कैसे होगा ये आज हम लोग देखने वाले हैं। ओके, शुरू करते हैं। लेट्स से एक ऑब्जेक्ट है जो कि किसी सरफेस पे रखा हुआ है। मान लेते हैं यहाँ एक सरफेस हो गया, इसके ऊपर ऐसे ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है। इसका मास है m, ये हमारा सरफेस है। मान लेते हैं ये पॉइंट है हमारा, A पॉइंट है। इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लग गया ऐसे, F फोर्स लगा, जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाया। तो ये इस फोर्स को हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में। जब इसको स्प्लिट किए तो यहाँ पे आया F cos थीटा और इसका वर्टिकल कंपोनेंट आया F sin थीटा। तो F cos थीटा के कारण ये बॉडी हॉरिजॉन्टली मूव करेगा। तो इस फोर्स के कारण बॉडी A पॉइंट से मूव करते करते मान लेते हैं B पॉइंट पे आ गया। तो मान लेते हैं कि बॉडी ये B पॉइंट पे आ गया, यहाँ पे आ गया। ये हमारा B पॉइंट है, इसका मास m रहेगा। तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हुआ A टू B। तो इस डिस्प्लेसमेंट को मान लेते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया S, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया S, डिस्प्लेसमेंट हो गया S। तो हॉरिजॉन्टल वे में मूव करने के लिए ये फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। तो इस फोर्स के कारण वर्क डन होगा। तो वर्क डन क्या होगा? वर्क डन क्या होता है? वो होता है वर्क, ये होगा डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा उस फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में फोर्स लगा F cos थीटा। इस फोर्स को मल्टीप्लाई करेंगे डिस्प्लेसमेंट के साथ, ये हो गया S। तो मैं चाहूँ तो इसे लिख सकता हूँ वर्क इक्वल्स टू F S cos थीटा। जो F sin थीटा है, इस फोर्स के कारण बॉडी कभी भी हॉरिजॉन्टल वे में मूव नहीं कर रहा है। तो इस फोर्स के कारण वर्क डन इस डायरेक्शन में तो नहीं होगा, इसके कारण होगा। तो इस फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दिए, हमें वर्क डन मिल गया। अच्छा, फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी। थीटा एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। कैसे? थीटा तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, तो ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल होंगे। तो S का और F के बीच का जो एंगल बनेगा वो थीटा ही बनेगा। तो यहाँ से वर्क क्या निकल गया? ये वर्क निकल गया F डॉट S। क्योंकि ये F S cos थीटा के टर्म में है, AB cos थीटा, तो A डॉट B लिख सकते हैं।
तो एफ डॉट एस लिख सकते हैं। तो वर्धन क्या मिला? इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो अगर ये डॉट प्रोडक्ट है तो वर्क स्केलर क्वांटिटी होगा। वर्क का एसआई यूनिट जूल होता है और इसका डायमेंशन, वर्क का डायमेंशन ये होगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। ये वर्क का डायमेंशन होगा। ये था बड़ा बेसिक सा इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्क। सॉरी, ओके। तो ये जो फोर्स लगा वो एक्सटर्नल एजेंट ने लगाया, तो जो भी वर्धन कैलकुलेट हुआ वो एक्सटर्नल एजेंट के कारण वर्धन कैलकुलेट हुआ। अच्छा, इस पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। क्या फोकस करना है? देखते हैं, यहां से देखते हैं थीटा। थीटा का वैल्यू अगर 90 डिग्री से कम है तो थीटा का वैल्यू 90 से कम है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस थीटा पॉजिटिव होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस थीटा पॉजिटिव होगा। थीटा क्या है? एफ और एस के बीच का एंगल। तो अगर कॉस थीटा पॉजिटिव हुआ तो वर्क डन जो मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा। वर्क डन कैसा मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा है, ऑब्ट्यूस एंगल है, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट हो सकता है, थर्ड क्वाड्रेंट हो सकता है। मान लेते हैं कि ये थीटा 90 और पाई के बीच में है, बट 90 से ज़्यादा है, तो कॉस थीटा का वैल्यू नेगेटिव होगा, तो वर्क डन हमें नेगेटिव मिल जाएगा। अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है, अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है तो कॉस थीटा का वैल्यू 0 होगा, तो वर्क डन भी 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 0 मल्टीप्लाई विथ समथिंग ऑलवेज विथ 0। तो कंक्लूजन क्या निकला? वर्क कैन बी पॉजिटिव, वर्क कैन बी नेगेटिव एंड वर्क कैन बी 0। ओके, अभी हम लोग कैलकुलेट किए, वहाँ पे क्या देखे? एफ कॉस थीटा इस डायरेक्शन में लग रहा है और जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो एंगल 0, तो कॉस थीटा का वैल्यू, कॉस 0 का वैल्यू 1, तो हमें जो वर्धन मिला वो पॉजिटिव वर्धन मिला, तो यहाँ पे पॉजिटिव वर्धन मिला। इसी क्वेश्चन में अगर हम कैलकुलेट करें फ्रिक्शन के कारण कितना वर्धन हुआ, वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, उसको देखते हैं। फ्रिक्शन के कारण वर्धन देखते हैं। सेम क्वेश्चन में फ्रिक्शन के कारण वर्धन दिखते हैं। ये हमारा सरफेस है, सरफेस के ऊपर यहाँ पे हमारा एक ऑब्जेक्ट होगा जिसका मास है m, इस पे हमने फोर्स लगा दिया ऐसे F, और इस पॉइंट को मान लिया A, और ये फोर्स हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना लिया थीटा। तो फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा F cos थीटा एंड दूसरा होगा ये कैपिटल F होगा, F sin थीटा। ओके।
तो बॉडी इधर मूव करेगा। जब बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो इस सरफेस और ऑब्जेक्ट के बीच के ऑब्जेक्ट के सरफेस पे उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, यानी इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा स्मॉल एफ। मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट और बॉडी के बीच, ऑब्जेक्ट और इस सरफेस के बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू। ओके, तो इस बॉडी का नीचे की ओर वेट होगा mg, नॉर्मल ऊपर की ओर ऐसे लगेगा। और बॉडी ऐसे मूव करके इधर आएगा। जब बॉडी इधर मूव किया कुछ टाइम के बाद बॉडी यहाँ पे होगा, इस पॉइंट को मान लेते हैं बी। तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट ए से बी तक ये हो गया एस। डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फ्रिक्शन इधर लगा, तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन ये क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ये होता है वर्क डन का डेफिनेशन। तो फ्रिक्शन फोर्स डिस्प्लेसमेंट कितना, एस कॉस 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स ए बॉडी पे इस डायरेक्शन में लग रहा है पर डिस्प्लेसमेंट उस डायरेक्शन में हुआ, तो यहाँ पे जो वर्क डन मिला माइनस एफ एस मिला। तो वर्क डन यहाँ पे हमें क्या मिल गया, नेगेटिव वर्क डन मिला। तो इस एक्सटर्नल एजेंट के कारण पॉजिटिव वर्क डन मिला, एक फ्रिक्शन फोर्स के कारण नेगेटिव वर्क डन मिला। अच्छा, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वर्क डन कितना मिला। देखो, इस ग्रेविटेशनल फोर्स इसका नीचे की ओर ऐसे लगेगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया mg, डिस्प्लेसमेंट हुआ इस डायरेक्शन में, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा नीचे की ओर, डिस्प्लेसमेंट इधर, तो एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ये कितना हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच का एंगल यहाँ पे 90 डिग्री है। तो हम लोग जो पॉइंट अभी देखे थे वे सारे के सारे पॉइंट यहाँ पे प्रूफ हो गए। ये था हमारा वर्क डन का कैलकुलेशन का मेथड। अच्छा, एक और चीज़ देखते हैं। मान लेते हैं सपोज यहाँ पे तो ये बॉडी एकदम हॉरिजॉन्टल सरफेस पे था, मान लेते हैं बॉडी कुछ इस टाइप से रहता, मान लेते हैं एक इंक्लाइंड सरफेस है, ये एंगल बना रहा है थीटा, ठीक है, और हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। इसका मास है m, तो इसका वेट ऐसे नीचे की ओर mg काम करेगा, और यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा इस पे। ये थीटा है तो ये भी एंगल हमारा थीटा होने वाला है। ये फोर्स हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसको स्प्लिट कर सकते हैं 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में। तो जिसके साथ एंगल होता है उसके साथ कॉस वाला टर्म जाएगा, ये हो गया mg कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में
इसको थोड़ा ठीक से बनाते हैं। हाँ, इस डायरेक्शन में ऐसे सरफेस के पैरेलल वे में एक फोर्स लगेगा, ये लगेगा mg साइन थीटा, mg साइन थीटा। अच्छा, इस फोर्स के कारण ये बॉडी नीचे की ओर आना शुरू करेगा। तो इस फोर्स के कारण बॉडी नीचे की ओर आएगा और ये वाला फोर्स नॉर्मल को बैलेंस करके रखेगा। मान लेते हैं ये डिस्प्लेसमेंट हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो है L। इस फोर्स के कारण बॉडी नीचे की ओर आएगा। तो mg जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसका mg साइन थीटा कंपोनेंट के कारण बॉडी नीचे की ओर स्लाइड करेगा। तो डिस्टेंस कवर किया या डिस्प्लेसमेंट कवर किया L, तो वर्क डन सिर्फ इस फोर्स के कारण होगा। तो इस कंडीशन में वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो नहीं होने वाला है। क्या होगा? ये होगा mg साइन थीटा इंटू L। अच्छा, ये हो गया वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके पहले वाले में जीरो आया, अभी जीरो नहीं आया। सपोज अगर ये बॉडी नीचे की ओर स्लाइड कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर, डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर। तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स, इसको लिखेंगे फ्रिक्शनल फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे L है, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स होता है हमारा म्यू इंटू एन। म्यू इस कंडीशन में नॉर्मल फोर्स कितना है? mg cos थीटा। ये हो गया mg cos थीटा। तो फ्रिक्शनल फोर्स हो गया हमारा यहाँ से एफ एल cos 180 डिग्री। वर्क डन हो जाएगा। क्यों? फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर, डिस्प्लेसमेंट नीचे, 180 डिग्री। तो ये क्या मिल गया? ये मिल गया माइनस एफ एल। तो नेगेटिव वर्क डन मिलेगा। और इसका वैल्यू कितना होगा? जब इसका वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें फाइनल वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स ये मिल जाएगा माइनस एफ के बदले में म्यू mg cos थीटा इंटू L। दिस इज द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स। ऐसा कुछ मिल जाएगा। ओके ओके। अच्छा, एक और चीज़ देखते हैं वर्क से ही रिलेटेड। मान लेते हैं कि एक पुली है यहाँ पे, ये पुली है। और यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पे ऐसे हैंग किए हैं, मास है m1। तो ये जो स्ट्रिंग है पुली के ऊपर से ऐसे सीधे सीधे नीचे की ओर ऐसे आ गया। ये मान लेते हैं इसका मास है m2। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये जो हमारा m1 है वो ग्रेटर देन m2। तो नीचे की ओर हमारा m1g फोर्स लगेगा,
इसमें नीचे की ओर हमारा M2G फोर्स लगेगा। यहाँ पे जॉइंट है, यहाँ पे कांटेक्ट पॉइंट है स्ट्रिंग का, तो इसमें टेंशन अवे फ्रॉम द जॉइंट और अवे फ्रॉम द कांटेक्ट पॉइंट होता है, टेंशन यहाँ पे T लगा। सेम स्ट्रिंग ऐसे आया है तो यहाँ पर भी टेंशन लगेगा T। तो ये बॉडी नीचे की ओर शिफ्ट होगा। अच्छा, ये बॉडी नीचे की ओर शिफ्ट होगा। मान लेते हैं ये बॉडी नीचे की ओर शिफ्ट हुआ x, क्यों? क्योंकि ये हेवी है तो ये नीचे की ओर शिफ्ट होगा, बॉडी शिफ्ट हुआ x। ये बॉडी ऊपर की ओर शिफ्ट हुआ तो ये जितना नीचे x आएगा ये बॉडी उतना ही ऊपर की ओर जाएगा x। देखो, तो यहाँ पे M1G है, M1G ये है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन M1, ये कितना हो जाएगा? केवल इसके कारण फोर्स, इसके कारण वर्क डन नीचे की ओर जा रहा है। फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट नीचे, दोनों का सेम डायरेक्शन, तो जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा क्योंकि सेम डायरेक्शन में हो रहा है। तो यहाँ पे वर्क डन पॉजिटिव मिलेगा। यहाँ पे देखते हैं वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स M2 ऑब्जेक्ट के लिए। M2 ऑब्जेक्ट के लिए फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है लेकिन ये ऊपर की ओर जा रहा है, तो एक दूसरे के अपोजिट में लग रहे हैं। ये नीचे की ओर फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो यहाँ पे जो वर्क डन मिलेगा वो नेगेटिव वर्क डन मिलेगा। अच्छा, सेम कॉन्सेप्ट टेंशन को लेते हैं। टेंशन के कारण, अच्छा टेंशन के कारण इस M1 पे अगर टेंशन लग रहा है ऊपर की ओर, लेकिन ये बॉडी नीचे की ओर मूव कर रहा है, तो टेंशन के कारण जो वर्क डन मिलेगा, वर्क डन बाय द टेंशन, किसके लिए? M1 के लिए। टेंशन ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट नीचे है, तो माइनस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट Tx। माइनस क्यों? क्योंकि एंगल 180 डिग्री है। यहाँ पे देख लेते हैं वर्क डन बाय द टेंशन फॉर M2 मास, इसमें भी टेंशन ऊपर की ओर लग रहा है और इसका डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की ओर हो रहा है। जितना ऊपर टेंशन लगा बॉडी उतना ही ऊपर गया, तो यहाँ पे हो गया Tx। तो टेंशन के कारण वर्क डन दोनों ऑब्जेक्ट के लिए निकल गया, तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा? टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन यहाँ लिख देना, टोटल वर्क डन टोटल वर्क डन टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा? M1 का वर्क डन प्लस M2 के लिए वर्क डन, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये होता है हमारा टेंशन के कारण वर्क डन जो मिलेगा वो 0 मिलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ये काम आने वाला है। ओके, ठीक है। ये सब कुछ कुछ एग्जाम्पल है जो कांस्टेंट फोर्स के कारण हम लोग डिस्कस कर रहे थे। अब आते हैं वेरिएबल फोर्स के कारण। वेरिएबल फोर्स के कारण, अगर फोर्स वेरिएबल है तब कैसे डिस्कस करेंगे? मान लेते हैं ऐसा कुछ, इधर डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं x, इधर फोर्स मान लिए F। फोर्स लगातार ऐसे वेरी कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट के साथ फोर्स वेरी कर रहा है। लेट्स से फोर्स कितना होगा? F इक्वल टू एनी कांस्टेंट इंटू x। x को मैं चेंज करूंगा तो फोर्स लगातार चेंज होगा। क्या है? एनी कांस्टेंट। मान लो यहाँ पे
डिस्प्लेसमेंट है x1, तो फोर्स यहाँ पे हो गया F1। लेट्स से यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है x2, तो यहाँ पे फोर्स कितना हो गया F2 एंड सो ऑन। जैसे जैसे हमारा डिस्प्लेसमेंट बढ़ते जाएगा फोर्स चेंज होते जाएगा। अगर ऐसा कुछ कंडीशन है तो यहाँ पे वर्क डन कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए क्या करने वाले हैं, सिंपल यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रिप कट करते हैं, एक पतला सा स्ट्रिप कट करते हैं। ये हो गया स्मॉल विड्थ dx, और ये कोई फोर्स हो गया F, ये कोई फोर्स हो गया F। तो जब स्ट्रिप को अलग करके बनाएंगे यहाँ पे ऐसे, थोड़ा सा इसको जूम करके देखते हैं कि ये कुछ इस टाइप का दिखेगा। ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, इसका थिकनेस जो है dx, इसका लेंथ हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक F। तो हमें क्या मिल गया, एरिया मिल गया। इस छोटे से स्ट्रिप का एरिया मिल सकता है कैसे, फोर्स इंटू dx, फोर्स इंटू dx करेंगे तो हमें क्या मिल गया, इसका एरिया मिल गया, एरिया मिल गया। और dx क्या है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन स्मॉल वर्क डन मिलेगा, स्मॉल वर्क डन मिलेगा। हमें स्मॉल वर्क डन मिल गया, यहाँ पे क्या मिल गया हमें, स्मॉल वर्क डन। तो एरिया क्या दे दिया, एरिया दे दिया स्मॉल वर्क डन dw। तो एक कंक्लूजन निकला को कि अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है तो उस ग्राफ के अंदर का जितने भी एरिया होंगे उस एरिया को मैं कैलकुलेट कर लूँगा तो मुझे वर्क डन मिल जाएगा। तो एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव्स द वर्क डन। अच्छा, तो ये तो स्मॉल वर्क डन मिल गया। जब स्मॉल वर्क डन मिल गया, जब स्मॉल वर्क डन मिल गया जब स्मॉल वर्क डन मिल गया, दैट मीन्स dw इक्वल टू F dx। टोटल वर्क डन निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये हो गया 0 से w, ये हो जाएगा x1 से x2, तो ये हो गया w। तो यहाँ से फोर्स F dx x1 से x2, ये हमारा वर्क डन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा वर्क डन हो जाएगा। तो वेरिएबल फोर्स का अगर कॉन्सेप्ट आता है तो हम लोग वर्क डन ऐसे निकालेंगे। यहाँ पे dx केवल x एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो वन डायमेंशन में केवल x एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट होगा और फोर्स वेरी करेगा, तो ऐसे निकालेंगे। अगर फोर्स y एक्सिस के अलोंग केवल डिस्प्लेस होता तो जो वर्क डन होगा सिर्फ y एक्सिस के अलोंग, तो F dy कहाँ से कहाँ, y1 से y2। एकदम सेम पैटर्न में अगर z एक्सिस के अलोंग वेरी करता तब क्या करते हैं, वर्क डन क्या हो जाएगा, F dz, z1 से z2। तो ये सब वन डायमेंशन में डिस्प्लेसमेंट का बता रहे हैं। अगर तीनों कंबाइंड हो जाए, 3 डायमेंशन में हो जाए, तो वर्क डन के लिए हमें कुछ ऐसे करने पड़ेंगे। जो वर्क डन मिलेगा, ये हो जाएगा F
डी आर, इसको इंटीग्रेट करेंगे एफ डी आर। और डी आर वेक्टर क्या होता है इन जनरली? एफ डी आर को हम लोग लिखते हैं, ये भी वेरिएबल फोर्स है, तो एक काम करते हैं इसको एफ डॉट डी आर कर देते हैं। तो ये वेरिएबल फोर्स है तो ये हो गया, इसका एक्स कंपोनेंट होगा, 3 डायमेंशन में बात कर रहे हैं, आई कैप प्लस एफ का वाई कंपोनेंट जे कैप प्लस एफ का जेड कंपोनेंट के कैप। इसको डॉट निकालेंगे, डी आर को हम लोग लिखते हैं डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। डी आर वेक्टर को ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। जब इनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, आई का डॉट आई के साथ, जे का डॉट जे के साथ, के का डॉट के साथ, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड। इसको इंडिविजुअली इंटीग्रेट करके x का लिमिट देखना पड़ेगा, क्वेश्चन में x1 से x2 है, y का लिमिट देखना पड़ेगा, z का लिमिट देखना पड़ेगा। मैं चाहूँ तो यहाँ पे लिख सकता हूँ, ये वेरी कर रहा है x1, y1, z1 से लेके x2, y2, z2 तक। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी मैं लिखूँगा x1, y1, z1 से लेके x2, y2, z2। और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें जो वर्क डन मिलेगा, वर्क डन क्या मिल जाएगा? वर्क डन मिल जाएगा, वर्क मिल जाएगा एफ डी एक्स x1 से x2 प्लस एफ डी वाई, ये y1 होगा, y1 से y2 प्लस एफ डी जेड z1 से z2। तो ये 3 डायमेंशन में अगर वेरिएबल फोर्स है तो उसका वर्क डन हम लोग ऐसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। टाइम तो ज़्यादा हो गया है, 30 मिनट से ऊपर हो गया। एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लेते हैं सपोज फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ गिवन है। ग्राफ कुछ इस टाइप का है। ये डिस्प्लेसमेंट है s, ये फोर्स है F। तो ये वाला पॉइंट मान लेते हैं है 5, ये वाला पॉइंट को मान लेते हैं 2, इस पॉइंट को मान लेते हैं 6, इस पॉइंट को मान लेते हैं 8। तो वर्क डन निकालना है। जब वर्क डन निकालेंगे, टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा? ये जितने शेप हैं सारे शेप का एरिया निकालना पड़ेगा। पहला शेप ये वाला, ये ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। इसका एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस। बेस कितना? 2। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट कितना? 5 प्लस ये एरिया निकालना पड़ेगा। ये तो रेक्टेंगल टाइप का दिख रहा है। यहाँ से लेके यहाँ तक का गैपिंग 6 - 2 4। 4 इंटू 5 ये हो गया 4 इंटू 5 प्लस ये कितना? 8 - 2 2। बेस हो गया 2, हाइट हो गया 5
तो इसको भी लिख देंगे, हाफ इंटू 2 इंटू 5। तो ये इस 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, टोटल वर्क डन कितना आ गया 5 प्लस 20 प्लस 5, तो टोटल वर्क डन हो गया हमारा 30 जूल। तो ग्राफ की सहायता से हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल वर्क डन हो गया। अच्छा, अगर वेरिएबल फोर्स है, वेरिएबल फोर्स है, अगर वेरिएबल फोर्स है, मान लेते हैं फोर्स है हमारा, अच्छा एक और एग्जांपल यहाँ पे आ सकता है, एक मिनट, यहाँ पे एक और एग्जांपल आ सकता है। वेरिएबल फोर्स में एक स्प्रिंग ले लेते हैं, ऐसे ऐसे एक स्प्रिंग ले लेते हैं, यहाँ से ऐसे ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, स्प्रिंग नॉर्मल लेंथ पे है, तो इस पे एक फोर्स लगा है, एक्सटर्नल फोर्स F, तो स्प्रिंग ऐसे एक्सपैंड होगा, स्प्रिंग एक्सपैंड हुआ, तो जितना ज़्यादा फोर्स लगा के स्प्रिंग को खींचेंगे उसका उतना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा। ऐसे खींच के छोड़ दिए तो बहुत तेज़ी से ये भागेगा, कम खींचेंगे तो एक्सपेंशन कम हुआ, और छोड़ देंगे तो ये धीरे से जाएगा। जितना ज़्यादा खींचेंगे, अपनी ओर पुल करेंगे, उतना तेज़ी से ये वापस जाएगा, अगर फोर्स को जीरो कर देंगे तो। दैट मीन्स कि जैसे जैसे मैं इसको ऐसे खींच रहा हूँ तो स्प्रिंग के अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स और स्प्रिंग फोर्स जनरेट हो रहा है, और ये स्प्रिंग फोर्स स्प्रिंग के एक्सपेंशन पे डिपेंड कर रहा है। जितना ज़्यादा एक्सपेंड होगा, जितना ज़्यादा एक्सपेंड होगा ये फोर्स उतना ज़्यादा होगा, तभी तो वो उतना तेज़ी से जाएगा। कम एक्सपेंड हुआ तो कम तेज़ी से जाएगा, धीरे धीरे जाएगा। ज़्यादा एक्सपेंड हुआ तो ज़्यादा तेज़ी से जाएगा। दैट मीन्स जो जो स्प्रिंग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया डिस्प्लेसमेंट के, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, तो स्प्रिंग फोर्स लग रहा है इधर, तो दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री, तो वर्क डन नेगेटिव। तो ये जो फोर्स होगा डिस्प्लेसमेंट के नेगेटिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो स्प्रिंग फोर्स कितना हो गया, Fs इक्वल्स टू माइनस kx। तो स्प्रिंग फोर्स इज द एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल फोर्स। तो इसके कारण वर्क डन क्या होगा, इसके कारण वर्क डन निकालते हैं। अच्छा, ये तो वन डायमेंशन में ही मूव किया, तो वन डायमेंशन के लिए वर्क डन निकाल लेंगे। तो स्मॉल वर्क डन मान लेते हैं, या टोटल वर्क डन हो गया स्प्रिंग फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कहाँ से कहाँ, इनिशियल पॉइंट, इनिशियली कहाँ पे था, एक्सपेंशन जीरो है, तो इनिशियली एक्सपेंशन हो गया जीरो, फाइनली एक्सपेंड हो गया, ये हो गया एक्स, एक्स एक्सपेंड हुआ है। मान लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक इसका एक्सपेंशन हो गया एक्स। तो पहले जीरो था, जीरो से एक्स, तो ये वर्क कितना हो गया, इसके बदले में माइनस के एक्स लिखेंगे, डी एक्स। कहाँ से कहाँ, जीरो से एक्स, ये एक्सपेंशन हो रहा है। ओके, तो जब इसको सॉल्व करेंगे, जब इसे सॉल्व करेंगे, जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये जो वर्क मिला वो क्या मिल गया, माइनस के एक्स, कॉन्स्टेंट बाहर चला गया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, जीरो से एक्स, तो वर्क डन मिल गया माइनस के, ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2, जीरो से एक्स, तो वर्क डन मिल गया
-1/2 के 1/2 बाहर आ गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का होल स्क्वायर। तो फाइनली वर्क डन बाय द स्प्रिंग, ये जो कैलकुलेट हुआ W यही तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग है। ये कितना मिल गया, ये मिल गया -1/2 के एक्स स्क्वायर, 1/2 के एक्स स्क्वायर। दिस इज अ वर्क डन बाय द स्प्रिंग। स्प्रिंग फोर्स इज अ वेरिएबल फोर्स, वो वन डायमेंशनल फोर्स का एग्जाम्पल हो गया। तो उसको हम लोग ऐसे कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ उसी डायग्राम में या उस डायग्राम फिर से कर देता हूँ, बाकी प्रोसेस सेम रहेगा। अगर हम लोग पहले वाले में मान के चले थे कि इनिशियली स्प्रिंग एक्सपेंडेड नहीं है, मान लेते हैं कि इनिशियली वो एक्सपेंड हो चुका है, वो है x1 पे, इनिशियली वो है x1 पे, उस पर और भी फोर्स लगाएं तो वो एक्सपेंड होके लेफ्ट से x2 पे चला गया। ये इनिशियली इस पर फोर्स लगाने के कारण ये एक्सपेंड हो चुका है। मान लेते हैं थोड़ा सा एक्सपेंशन हुआ इसका x1, इस पे और भी ज़्यादा फोर्स लगा है तो इसका और एक्सपेंशन हो गया यहाँ से, इनफैक्ट यहाँ से होना चाहिए, ये नहीं है, x2, और वो इनिशियली कहाँ पे था, मान लेते हैं यहाँ पे था, यहाँ से ये एक्सपेंड होके इधर चला गया था। इनिशियली x = 0 पे था, इसको छोड़ देते हैं, इनिशियली वो x = 0 पे था। तो पहले थोड़ा सा एक्सपेंड हुआ x1, फिर ज़्यादा एक्सपेंड हो गया x2। तो इसका टोटल वर्क डन जब निकालेंगे W बराबर, ये क्या था, F dx, ये x1 से x2 हो जाएगा। तो स्प्रिंग फोर्स हमेशा -kx, तो इसका वर्क डन हो जाएगा -kx dx, x1 से x2। पहले हम लोग क्या ले रहे थे, 0 से x ले रहे थे, अभी क्या लिए, x1 से x2 लिए, बाकी सेम प्रोसेस में जाएगा। और फाइनली इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये मिल जाएगा -x का इंटीग्रेशन x², तो x²/2, ये x1 से x2, तो हमारा -1/2 के अपर लिमिट x2² -x1², ये वर्क डन मिल जाएगा। किसके कारण, स्प्रिंग के कारण वर्क डन। ऐसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ और न्यूमेरिकल है, वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है तो यहाँ पे रोक देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल और सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।